हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग दैट इज चैप्टर 3 ऑफ +1 अकाउंटेंसी। इसके हम लोगों ने अब तक 2 लेक्चर को रिकॉर्ड और अपलोड कर चुके हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर देखेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने इसकी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का पैराग्राफ देखा था, जिसमें हमने बताया था इसकी अकाउंटिंग की थ्योरी में इसके स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, कंसेप्ट्स, जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुला सकते हैं, वो सब हमने थ्योरी के बेस में पढ़ा था। फिर हमने देखा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको गैप बोलते हैं या फिर सिर्फ सिंपली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, वो हमने देखा था। उसका नेचर, क्लासिफिकेशन, मीनिंग, उसकी काइंड्स, दो तरीके के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था जो हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहले टाइप का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट। और अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है टोटल 11 अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। ठीक है जी, 11 में जो 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, वो बहुत ही फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। तो ये हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट देखे थे। फिर 4 से लेकर के 11 तक हमने सारे के सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट कवर किए थे। फिर हमने देखा था अकाउंटिंग कंसेप्ट के बाद अकाउंटिंग कन्वेंशंस। 3 ही हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन थी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ये सारा हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, एक प्रकार के नहीं है, 3 प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज की डेट में मार्केट में हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कौन सा सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर लगेगा, दूसरा सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर लगेगा और तीसरा सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर लगेगा। फिर हम देखेंगे लिस्ट ऑफ एएस इशूड बाय द आईसीएआई। आईसीआई ने अब तक कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय कंपनीज एक्ट और लिस्ट ऑफ इंड एएस इशूड अंडर लिस्ट ऑफ इंड एएस नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, 3 सेट हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। एक सेट तो आईसीआई ने इशू करा है। उसके बाद उसके बाद जो 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं कंपनी एक्ट 2013 ने नोटिफाई करे हैं। इसी को हम देखेंगे। फिर हम इनका मीनिंग देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है। फिर आईएफआरएस देखेंगे, आईएफआरएस का मीनिंग, नीड फॉर आईएफआरएस, इंडिया एंड आईएफआरएस, इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे, इसका मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन इंडियस एंड एएस, इसके अंडरलाइंग एजम्पशन, आईएफ इंडियस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल। उसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू एआर, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर आ जाते हैं, इंडियस। ऐसा है जी, अकाउंटिंग की जो थ्योरी है सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे खत्म नहीं होती है। अब तक मैं आपको बता चुका हूं अकाउंटिंग की थ्योरी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही उसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन होती हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट टोटल 11 है, जिसमें 3 बड़े फंडामेंटल है, उसके बाद 8 हैं, 8 और हैं। फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन भी 3 है जो हम पढ़ चुके हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अकाउंटिंग की थ्योरी का ही पार्ट है। और इस वक्त 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस वक्त हम लोग पढ़ते हैं, कवर करते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग को कवर करते हैं। सबसे पहला सेट जो है ना, वो आईसीएआई ने इशू करा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है जी, आईसीआई ने कहा हुआ है, इशू कर दिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उन्होंने कह दिया आप इस अकाउंटिंग करते वक्त इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, अपनी अकाउंटिंग को इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आप बनाओगे। फिर है जी कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ने 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं। इसने एक एएस इशू करा हुआ है और दूसरा सेट को ये बोलते हैं इंड एएस। ठीक है जी, इंड एएस का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये जो इंड एएस है ना, ये लार्ज कंपनीज पर लगती हैं। इसकी लिमिट दी हुई है, जिसकी टर्नओवर, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, और जिसकी नेटवर्क 250 करोड़ से ज्यादा है, और इसके अलावा जिसकी सिक्योरिटीज शेयर्स जो है लिस्टेड हैं, जिसको शेयर ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा जो कंपनीज बच जाती है ना, जो छोटी मोटी कंपनी बच जाती है, वो एएस फॉलो करेगी। फिलहाल एक बार अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस वक्त 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक सेट आईसीआई ने इशू करा हुआ है और कंपनीज एक्ट ने दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं। आइए अब इसकी हम थ्योरी देखते हैं।
कह रहे हैं जी एट प्रेजेंट 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द एंटरप्राइजेस। जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं वो अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगी वो इंड एएस के अकॉर्डिंगली, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस के अकॉर्डिंगली बनाएंगी। और जो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएआई की फुल फॉर्म देख लीजिए, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। ये हिंदुस्तान के लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी कराता है। इसके अलावा ये अकाउंटिंग के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस समय समय पर प्रिंसिपल्स को इशू करता रहता है। इसी ने एएस इशू करे हुए हैं, इसी के एएस हम पढ़ते हैं। और दूसरा कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक एएस तो आईसीआई ने इशू कर दिए, इसके अलावा कंपनीज एक्ट ने भी एएस नोटिफाई करे हुए हैं। ठीक है जी, कंपनीज एक्ट ने एएस नोटिफाई कर दिए। और अब ये कह रहा है जी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज इंड एएस नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट ने एएस भी नोटिफाई करे हुए हैं और कंपनीज एक्ट 2013 ने इंड एएस भी नोटिफाई करे हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने एएस भी नोटिफाई करे हुए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 ने इंड एएस भी नोटिफाई करे हुए हैं। अब कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस कंपनी पर लगते हैं, किस एंटरप्राइज पर लगते हैं, वो अभी हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आईसीआई ने एक सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इशू करा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 ने 2 सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इशू करे हुए हैं। एक सेट को तो वो बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरे सेट को बोलते हैं इंड एएस दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सबसे पहले तो देखते हैं जी जो ये आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई अप्लाई टू नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। आईसीआई बोलता है जी जो नोटिफाई, जो हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं वो जितनी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, मतलब कि जिन्होंने अपने बिजनेस को कंपनीज के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ है, वो कौन कौन सी एंटरप्राइजेज हो सकती हैं। किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसको अकेले आदमी ने, तो वो बन गया सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी, उसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद किसी ने बिजनेस करा, पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो पार्टनरशिप बन जाएगा, वो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है। किसी ने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, किसी ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ बना लिया, किसी ने और किसी प्रकार से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बस उसने अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराया ना, उसके अलावा उसने किसी भी प्रकार से अपने बिजनेस को रजिस्टर करा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उसके ऊपर एएस लगेंगे जो आईसीएआई ने इशू करे हुए हैं। लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर बना लिया, आपने एक कंपनी खड़ी कर ली, तो आपके ऊपर एएस लगेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 ने नोटिफाई करे हुए हैं। अब ये यही कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एएस नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कह रहे हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल टू कंपनीज ऑन विच इंड एएस आर नॉट एप्लीकेबल। सबसे पहले तो बोलता है जी जो कंपनीज एक्ट 2013 ने एएस इशू करे हुए हैं, ये एएस ये कौन सी कंपनी पर लगते हैं, ये उस कंपनी पर लगते हैं जो कंपनी इंड एएस नहीं लगाती है। अब हम देखेंगे इंड एएस कौन सी कंपनी पर लगता है। इंड एएस के लिए बोलते हैं जी इंड एएस आर एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज दैट इज लिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज 250 crore or above, holding subsidiary and associate company which prepare financial statement as per Ind AS. देखिए जी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने सबसे पहले इंड एएस इशू कर दिया और वो कह रहा है जी आप जो भी कंपनीज हैं जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से या 250 करोड़ से ज्यादा है ना, वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएगी इंड एएस के अकॉर्डिंगली। और दूसरा कह रहा है जी जिसकी सिक्योरिटीज, जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं। देखिए लिस्टेड शेयर का सिंपल सा मतलब है जिस कंपनी ने अपने शेयर्स को ना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा रखे हैं, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज से हम उसके शेयर खरीद भी सकते हैं और उसके शेयर हम बेच भी सकते हैं। ठीक है, इतना ही समझ लीजिए, उसने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा रखा है तो उसको अपनी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इंड एस के अकॉर्डिंगली बनाना जरूरी है। उसके अलावा कह रहे हैं जी कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और ज्वाइंट वेंचर, कह रहे हैं जी अगर कोई भी होल्डिंग सब्सिडी या ज्वाइंट वेंचर है, वो ऊपर वाली नेट उस कंपनी का है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है और वो लिस्टेड कंपनीज की है। ठीक है जी, देखिए होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है, ज्वाइंट वेंचर क्या होती है, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरा लेक्चर बड़ा वास्ट हो जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए कई बार कंपनीज क्या करती है, अपनी खुद की मतलब दूसरे नाम से ना कोई अपनी खुद की कंपनी खोल लेती है। ठीक है जी, मान लेते हैं आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब ना वो रिलायंस इंडस्ट्री ना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देती है, रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग या रिलायंस गारमेंट्स या रिलायंस सिम कुछ भी करके, और ये इसके जो शेयर होंगे ना, रिलायंस जो नई कंपनी उसने स्टार्ट करी है उसके ज्यादातर मेजर शेयर होल्डिंग ना रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सबसे इसकी पेरेंट कंपनी है इसी के पास होती है। ठीक है जी, तो कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या ज्वाइंट वेंचर कंपनी है और वो इस पहले पहले वाले की है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है और जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, तो उस तीसरी प्रकार की कंपनी को भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इंड एस के अकॉर्डिंगली ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी है जो जिसके ऊपर ये तीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते वक्त इंड एएस फॉलो उसको करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिंपली एएस फॉलो करेगा और एएस के अनुसार अपनी कंपनी अपने की रिकॉर्ड्स को, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को वो बनाएगा। ठीक है, तो इसने भाई बता दिया जी जो तीन प्रकार की ये कंपनी है ना, इनको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंड एएस के अकॉर्डिंगली बनाने हैं। और ये तीन प्रकार की कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी है वो अपने रिकॉर्ड्स बना सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो कंपनीज एक्ट 2013 ने नोटिफाई करे हैं। ठीक है जी, अभी कह रहे जी अदर कंपनीज में आल्सो फॉलो इंड एएस वॉलंटरली। ये जो कंपनी है ना जिस पर इंड एएस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंड एएस फॉलो करना इसको जरूरी नहीं है, वो कंपनियां भी इंड एएस को अपनाना चाहें तो वॉलंटरली इंड एएस को अपना सकती है। यानी कि छोटी मोटी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, जो लिस्टेड नहीं है और जो होल्डिंग सब्सिडी और ज्वाइंट वेंचर भी नहीं है, वो भी अगर इंड एएस फॉलो करना चाहें तो वो भी इंड एएस फॉलो कर सकते हैं वॉलंटरली, उसमें कोई भी हमारे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब है जी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही सब है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलने लगा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या थे? एक रिटन स्टेटमेंट थी, रिटन में लिखे गए थे, और इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपके रिटन स्टेटमेंट है और ये भी आपके एक तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं। कहना जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बी डिफाइंड एज ए रिटन स्टेटमेंट्स issued time to time by the Institute of Accounting Professionals, specifying uniform rules or practices for preparing financial statement। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, रिटन स्टेटमेंट होगी, ओरल स्टेटमेंट तो आज की डेट में कहीं अप्लाई होती ही नहीं है ना। सबसे पहले तो कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्या है, आपकी रिटन स्टेटमेंट है। और अकाउंटिंग स्टेटमेंट को इशू कौन कर रहा है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट को इशू कर रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ICAI। क्या है वो? जितने भी आपके अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक बॉडी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू करे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स वालों ने इशू करें। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई क्या करते हैं? यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको कुछ एक प्रिंसिपल्स बता दिए गए हैं, उसी प्रिंसिपल्स उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली बनानी है। ठीक है जी, अब कह रहे हैं जी अकाउंटिंग दीज आर दी अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड बाय ICAI। कह रहे हैं जी ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके अंदर आपको कुछ रूल्स और प्रोसीजर बता दिए गए हैं, आपको इसी रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली अपनी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको मेजरमेंट करना है, उसको प्रेजेंट करना है और उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है जी, मैं आपको ना एक एएस दिखाता हूं। मैं आपको ना अभी एक लिस्ट दिखा रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, आपकी नॉलेज के लिए। देखिए आप देख रहे हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं।
ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई। आईसीआई ने अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हैं, आईसीआई की सारी लिस्ट दे रखी है। AS1, ठीक है जी, AS1 आप देख पा रहे होंगे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल AS1 से लेकर के AS29 तक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब तक आईसीआई ने ना 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हैं, लेकिन AS30, 31 और 32 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई ने वापस कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो इसको विड्रॉ करने के बाद आज की डेट में टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। और देखिए इसमें सबसे पहले आप ना AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी रिवेन्यू होंगे ना, उसके बारे में वो बताएगा। इस रिवेन्यू को आप इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसको कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाएंगे, इसको कब बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे, कितना अमाउंट लेकर के जाएंगे, इसको नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे डिस्क्लोजर करेंगे। फिर आप देखिए इसके बाद AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये बता रहा है जी आपने अपने बिजनेस में जो भी एसेट ली हुई है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो आप इसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाएंगे, कब इसको बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे, इसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे, इसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कैसे करेंगे। तो जितने भी AS है ना वो आपको यही बताएंगे। पर्टिकुलर AS उस AS के बारे में बताएगा, उस आइटम के बारे में बताएगा, उस आइटम को आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे और डिस्क्लोजर कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट में तो क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट में आपको बताएगा कि आपने उसको कितने मतलब कि आप उसको चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे या बैलेंस शीट में ले जाएंगे, कौन सी डेट में ले जाएंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन में भी फिर आपको वो बताएगा कि आप इसको कौन से पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बताएगा जब आपका 25% काम पूरा हो जाए ना, 25% रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दीजिए। फिर आपको मेजरमेंट बताएगा, वो 25% रिवेन्यू का आप अमाउंट कैसे मेजर करेंगे। प्रेजेंटेशन बताएगा कि आप उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करेंगे, डेटर साइड में ले जाएंगे, क्रेडिटर साइड में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। फिर डिस्क्लोजर आपको बताएगा अगर आप उसके लिए कोई नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो नोट्स टू अकाउंट्स को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो रूल्स और प्रोसीजर बताए गए हैं ना, वो यही बताए गए हैं कि आप एक पर्टिकुलर आइटम को ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर उसका कैसे करेंगे। अब देखते हैं जी नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या है, ये मैंने आपको इसका एक मेमोरी कोड दिया है याद करने के लिए। मैन गोल्फ, सबसे पहला इसका जो नेचर है, कह रहा है जी गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। सिंपल सी कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं और उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाएंगे तो आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो क्रेडिबल होंगे। सिंपल सी बात है। कह रहा है जी फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। दूसरा कहता है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किए गए हैं इसको फॉलो करने के बाद जो आप अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, क्योंकि सभी के सभी उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी। सभी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको एक यूनिफॉर्म नजर आएंगे क्योंकि वो सभी सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। और यूनिफॉर्मिटी आने से क्या होगा, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कंसिस्टेंसी बन जाएगी क्योंकि हम हर साल उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। और कंसिस्टेंसी के बाद फिर हमारी कंपेरेबिलिटी आसान बन जाएगी क्योंकि सभी ने उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है, तो हम सभी के अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा कह रहा है एज पर लॉ accounting standard prepared keeping in view of the business environment and law of the country. It may be noted that whenever a conflict arises between law and AS, law will prevail. कह रहे हैं जी अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करके के बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, वो लॉ को फॉलो करेगी, क्योंकि हमने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं हमारी कंट्री के लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। हमने कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बनाया कि लॉ कुछ और कह रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इन एनी केस अदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज भी हो जाते हैं ना, किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि लॉ कह रहा है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएं और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है इसको बैलेंस शीट में ले जाए, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इग्नोर कर देते हैं। जो हमारे देश का लॉ है, जो संसद ने कानून बनाया है, वो कानून हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उसी कानून को हम प्रेफरेंस देंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इग्नोर कर देंगे। यही कह रहा है जी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है लॉ और एएस के बीच में, तो लॉ विल प्रिपेयर, हम लॉ के अकॉर्डिंगली अपने रिकॉर्ड्स को बनाएंगे।
मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं मैंडेटरी नेचर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना जरूरी है। आप बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इग्नोर करके अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी, कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना जरूरी है। ऑल्दो अदर देन कंपनीज, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, XYZ कुछ भी है, उनके लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वो कुछ एक प्रोविजन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, कंपनी के लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, हर एक छोटी से छोटी बात उसको कंपनीज को माननी पड़ेगी। लेकिन अदर देन कंपनीज, जो भी आपके अकाउंटिंग बॉडी या आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फ्लेक्सिबल। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बीइंग रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू मीट द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समय समय पर हम बदलते रहते हैं, हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, हमारी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी है, वो AS को रिवाइज करती रहती है। ऐसा नहीं है AS जो बना दिया अनंत काल तक वही चलेगा, उसमें छोटे मोटे चेंजेस गवर्नमेंट है, ICAI है, छोटे मोटे चेंजेस करते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, अब जी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। वही है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? आपके प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, आपकी रेगुलेशंस हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हैं। और वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स किसके लिए है? फॉर ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है जी, देखिए अभी +1 की अकाउंटिंग में तो आपके लिए टर्म्स ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैंने जितना समझाया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो क्या है, वो बताएगा कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम का हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कौन से पीरियड में फिर रिकॉग्नाइज करेंगे और कितने अमाउंट से उसको लिखेंगे, 5,000 10,000, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। प्रेजेंटेशन में है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाए या बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में लेकर जाए। डिस्क्लोजर में बताएगा हम उसको नोट्स टू अकाउंट में कैसे डिस्क्लोज करें। लेकिन हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना आपको यही सब बताया जाएगा। मैं आपको फिर से ले जाता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की स्लाइड पर। AS7 बताएगा कि आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब आप काम करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके रिवेन्यू होंगे, उस रिवेन्यू को आप कब प्रेजेंट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे। ठीक है, फिर अब आप AS16 देखिए, जो ये कह रहा है बोरोइंग कॉस्ट। अब वो बोरोइंग कॉस्ट के लिए आपको बताएगा कि बोरोइंग कॉस्ट को आप कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कब उसको प्रेजेंट करेंगे, सारा का सारा वो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका डिस्क्लोजर क्या होगा। ठीक है जी, अब देखिए AS22 कह रहा है टैक्सेस ऑन इनकम। अब AS22 टैक्सेस ऑन इनकम कह रहा है जो इनकम के ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं उसको आप कब प्रेजेंट करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे, कब उसका मेजरमेंट करेंगे, कब उसका डिस्क्लोजर करेंगे। हर AS आपको यही बताएगा कि उसका आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, उस पर्टिकुलर आइटम का डिस्क्लोजर क्या करना है, प्रेजेंटेशन क्या करना है, मेजरमेंट क्या करना है। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग का कंसेप्ट यही कंसेप्ट है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए जाएंगे, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करना है। तो इसको टर्म को याद करने के लिए ना मैंने आपको एक शॉर्टकट भी दिया है, ट्रम्प डिस्क। T से क्या है? ट्रम्प डिस्क में ट्रीटमेंट। R से क्या है? रिकॉग्निशन। U ब्लैंक है। M से क्या है? मेजरमेंट। P से क्या है? प्रेजेंटेशन। डिस्क से क्या है? डिस्क्लोजर। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको छोटा सा मेमोरी कोड दे दिया इसके लिए। ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारा कुछ ये बताएगा, इसका ट्रम्प डिस्क बताएगा। अब कहते हैं जी, दे आर प्रिस्क्राइब टू बी फॉलोड in preparing and presenting the financial statements, so that financial statements are based on common rules and principles for better understanding by the user। अब ये जो हैं इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे, तो आपके लिए कॉमन रूल्स और प्रिंसिपल बना दिया। मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो रूल्स और प्रिंसिपल्स बता दिए हैं, उसी रूल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी रूल्स और अकॉर्डिंगली आप अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो जिससे एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, कंपैरेबिलिटी आसान होएगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ठीक है जी, वही जनरलाइज अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा और याद कर दीजिएगा। अब है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। देखिए थ्योरी है, थ्योरी की तरह आपको पढ़ाऊंगा, मेमोरी कोड भी दूंगा। ठीक है, और ये आगे की क्लासेस आप जब पढ़ेंगे ना, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 में तो ये शायद 2 मार्क्स का ही है, मतलब 2 मार्क्स का ही है, लेकिन ये आगे आपको इसी में फर्दर स्टडीज करनी होती है, इसलिए इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। और
+1 में जो हम पढ़ रहे हैं इसको थ्योरी के तौर पर, मेमोरी कोड के तौर पर समझ लीजिए, इतना काफी रहेगा। अब ये कह रहा है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एलिमिनेट देम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं बताएंगे ना, तो हर अकाउंटेंट अपने रूल्स, अपने प्रोसीजर, अपने प्रिंसिपल बना लेगा, तो तरह तरह के प्रिंसिपल फॉलो होने लग जाएंगे। तो वो तरह तरह के प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉलो ना हो, इसलिए उन सबको मिनिमाइज करके हमने कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। उसमें वो कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताएगा, उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। कह रहे जी प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल जी, जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए गए हैं वो गवर्नमेंट ने बताए हैं। सारी चीजें चेक करने के बाद गवर्नमेंट को लगता है कि इन रूल से आपका प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे तरीके से प्रेजेंट होंगे, लोगों को, यूजर को समझने में भी आसानी होगी, तो वो सबसे बेस्ट प्रिंसिपल बताए गए हैं, इसलिए वो बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रमोट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब कहते हैं जी अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड एंड अप्लाइड। अब आप कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं किसी भी कंपनी का, आपको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी उसकी समझ में नहीं आती ना, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुकलेट लीजिए मार्केट से, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप फौरन समझ जाएंगे कि ये वाला जो इसने अप्लाई किया हुआ है, ये वाली जो आइटम उसने दिखाई हुई है, ये पर्टिकुलरली इस एएस के अकॉर्डिंगली दिखाई गई है। तो आप एएस को अप्लाई करने से आपकी पॉलिसीज की समझ जो है बड़ी बढ़ जाती है। कॉमन यूजर भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझने लगता है उस एएस को अप्लाई करने के बाद। फिर कह रहा है जी फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस। सही है ना जी, 2 और मोर एंटरप्राइजेस, सारी एंटरप्राइजेस उसी कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी, तो उनके रिकॉर्ड्स को कंपैरिजन करने में भी आसानी होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। फैसिलिटी एनहांसिंग रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपने गवर्नमेंट द्वारा आईसीआई द्वारा बनाए हुए कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक रिलायबिलिटी भी है और क्रेडिबिलिटी भी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने इशू करे हुए हैं, आईसीआई ने इशू करे हुए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 ने नोटिफाई करे हुए हैं। अब देखते हैं जी, ये कह रहा है जी यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके बेनिफिट क्या है? ठीक है जी, बड़े सिमिलर से पॉइंट है। अब ऑब्जेक्टिव को यूटिलिटी में भी लिख सकते हो, पॉइंट यूटिलिटी में भी लिख सकते हैं, यूटिलिटी के पॉइंट ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं, अपने आपसे बना के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका मैंने एक आपको मेमोरी कोड दे दिया यूनिकैन करके, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स याद करने में आसानी हो। अब कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमारे को नॉर्म्स बता दिया, रूल्स बता दिया, प्रोसीजर बता दिए, प्रिंसिपल्स बता दिए, स्टैंडर्ड्स बता दिए। ठीक है जी, तो वो उस प्रिंसिपल को फॉलो करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, तो यही उसका बेनिफिट हो गया। अब दूसरा कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, कितनी सारी डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर फॉलो होती हैं, तो उन सारी डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हमने एएस में कंपाइल कर दिया और कहा इसी एएस के अकॉर्डिंगली आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाओ, तो इससे एक हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। ठीक है जी, हम एक प्रकार के ही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाएंगे हर साल, और सारी की सारी कंपनियां, सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए एक उससे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। कह रहे हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे यूजर, मैं आपको पहले चैप्टर में बताया था कितने सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। बिजनेस ओनर के अलावा क्रेडिटर्स भी हमारी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, गवर्नमेंट भी पढ़ती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट के अलावा जनरल पब्लिक भी हमारी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हमारे सारे यूजर होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो सारे जब उनको पता लग गया कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाकायदा सरकार द्वारा, आईसीआई द्वारा इशू हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं, तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि उन्होंने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए हुए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स ऑडिटर इन ऑडिटिंग द अकाउंट्स। देखिए, जब आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना दिए, अब ऑडिटर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करने आएगा, तो ऑडिटर भी अपने मन घड़ंत कुछ भी चेक नहीं करेगा, वो भी देखेगा कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं या नहीं किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और कौन कौन से पॉइंट में इशू नहीं किए, वो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर देगा कि यहाँ पर उसने ये पर्टिकुलर आइटम है और इस एएस के अकॉर्डिंगली मिसमैच हो रहा है, इसको ये पर्टिकुलर आइटम इस एएस के अकॉर्डिंगली बनानी चाहिए थी, तो वो वही अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालेगा। ठीक है जी, तो आपने ऑडिटर को भी एक रोड मैप दे दिया कि उसने अपना ऑडिट कैसे करना है।
ठीक है जी, तो ये ऑडिटर के लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो अब इसको पॉइंट को याद करने के लिए मैंने आपको जो ये मेमोरी कोड दिया है, यूनि से क्या है, यूनि से यूनिफॉर्मिटी, ठीक है जी, ये पॉइंट यूनिफॉर्मिटी वाला। सी से क्या है, क्रिएट कॉन्फिडेंस, क्रिएट कॉन्फिडेंस का पॉइंट आपको याद हो जाएगा इससे। ए से क्या है, हेल्प ऑडिटर्स, ऑडिटर्स वाला पॉइंट हो गया। एन से क्या है, प्रोवाइड नॉर्म्स, फिर ये नॉर्म्स वाला पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेमोरी कोड से आप इस बेनिफिट को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। अब कह रहे हैं जी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बना तो दिए, हमने उसकी बेनिफिट भी पढ़ लिए, अब उसकी कुछ एक लिमिटेशन पढ़ लेते हैं कि वो उसकी ड्रॉबैक्स अभी भी क्या है। सबसे पहला ड्रॉबैक वो बोलता है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, और इंसान द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, उसमें छोटी मोटी कमी होती है। ठीक है जी, अब ये कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, हेंस इट डजंट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। हम साइंस के कोई नियम होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो वेरिफिकेशन लेबोरेटरी में बकायदा पास होते हैं। H2 को अलग करेंगे, H को अलग करेंगे, 2 को अलग करेंगे, फिर H2O को मिलाएंगे तो H2O बन जाएगा, दो गैसेस को मिलाने पर तीसरी गैस आएगी ही आएगी। तो वो सारे के सारे ना वेरिफिकेशन टेस्ट पास होते हैं किसी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि इत्यादि के जो भी आपके नियम होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो भी हमने बनाए हैं, मैन मेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, वो प्रिंसिपल जो है ना, वो मैन मेड होने के कारण ना वो वेरिफिकेशन टेस्ट पास हो या ना हो जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये मतलब कि एक पर्टिकुलर एएस, मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एएस 7 में हमेशा आपको बात करता हूं, उसने हमारे को बता दिया कि 25% काम होने पर आप 25% रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दीजिए, 50% काम होने पर आप 50% रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दीजिए, 75% काम होने पर आप 75% रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिए। जब तक यार 25% पूरा नहीं होगा हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते, तो हमें कितनी दिक्कत आएगी। 25% तक तो हम बस अंधे की लाठी वाला काम है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं किसी को नहीं पता। तो ये वेरिफिकेशन टेस्ट ना पास हो जरूरी नहीं है, इसको अप्लाई करने में छोटी मोटी दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि ये मैन मेड है। दूसरा कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट एंड लॉ ऑफ कंट्री, हेंस दे ऑफन चेंज टू मीट द चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट और लॉ। कह रहा है जी हमने एएस जो बनाए हैं ना, हमने सरकार के द्वारा बनाए हुए लॉ को ध्यान रखते रखते हुए बनाए हैं, लेकिन सरकार के लॉ हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज कोई कानून पास हुआ है, कल कोई कानून पास हो जाएगा, आज ये सरकार इस कानून को पास करेगी, कल दूसरी सरकार दूसरे कानून को पास करेगी। तो जब वो कानून बदलते जाएंगे ना, हमारी कंट्री का लॉ बदलता जाएगा, हमें एएस में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें एएस को भी उसी तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एएस में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, ये इसकी सेकेंड ड्रॉबैक, सेकेंड लिमिटेशन है। कहना है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिजिड इन नेचर, दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट फ्रॉम यूजिंग ए मोर सुटेबल अल्टरनेटिव अकाउंटिंग सॉल्यूशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है, तो कई बार अकाउंटेंट को लगता है जी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ना करके कोई दूसरी पॉलिसी अपनाता ना, तो वो मेरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते। ठीक है जी, लेकिन वो रिजिड हैं, आपको अप्लाई करने अब जरूरी हो गए हैं, तो वो अकाउंटेंट को रिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशन होगा उसको भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, assets are shown in the balance sheet at a historical cost under AS. It is the reason that IFRS were introduced, wherein assets and liabilities are required to be shown in the current or fair value at the balance sheet date. देखिए मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट के कंसेप्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो भी हमारी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनते हैं, जिस कॉस्ट पे हमने एसेट परचेज करी है उसी कॉस्ट पे हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए क्या होता है, कई बार एसेट परचेज करने के बाद मार्केट वैल्यू उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो मार्केट वैल्यू में एनहांसमेंट नहीं दिखा सकते, मार्केट वैल्यू में एनहांसमेंट नहीं दिखा सकते, इसलिए वो हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू को शो नहीं करता है। ठीक, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ड्रॉबैक है। अब ये आईएफआरएस का ये जो पॉइंट है ना, मैं आपको आईएफआरएस पढ़ाते वक्त बता दूंगा, इसकी फिलहाल इसको आप एक बार इग्नोर कर दीजिए। ठीक है जी, तो इसका मेमोरी कोड मैंने आपको दिया हुआ है हीरी माला। ठीक है जी, ही से तो क्या है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, री से क्या है रिजिड इन नेचर, एम ए से क्या है मैन मेड, एल ए से क्या है लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है जी,
ही री मा ला। एच से क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। री से क्या है, रिजिड इन नेचर। एम से क्या है, मैन मेड। एल से क्या है, एल ए से क्या है, लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, ये मेमोरी कोड से आपको ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है जी, ये कह रहा है जी IFRS क्या है। अब तक मैंने आपको बताया है, अब तक मैंने आपको ना ये बता दिया कि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं, 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक सेट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ICAI ने इशू करा हुआ है। उसके बाद जो कंपनीज एक्ट 2013 हैं, कंपनीज एक्ट 2013 ने दो प्रकार के, दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं। एक सेट को तो वो बोलता है AS, दूसरे सेट को वो बोलता है इंड AS। ठीक है, इतना मैंने अब तक आपको बता दिया। और अब तक हम ये जो भी पढ़ रहे थे ना, AS के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी लिमिटेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका कंसेप्ट, उसका मीनिंग, उसका नेचर। अब ये AS के बाद ये जंप कर गया है IFRS कर। देखिए AS और ये वाले AS और ये इंड AS, ये तीनों के तीनों, AS जो है ना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में, हिंदुस्तान के लोगों के लिए इशू करे हुए हैं। अब ये IFRS क्या है जी, IFRS है जी इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, IFRS हिंदुस्तान ने इशू नहीं करे हैं, भारत ने इशू नहीं करे हैं, भारत ने नोटिफाई नहीं करे हैं। ये इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी। ठीक है जी, ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी। उसमें पूरे विश्व के प्रतिनिधि आए, हिंदुस्तान से भी गया, पाकिस्तान से भी गया, US से भी गया, UK से भी गया, जर्मनी से भी गया। और वो लोग बैठे और उन्होंने कहा अब हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ना सेम प्रकार के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो सेम प्रकार के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड इशू कर दिए, एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए और कहा जी ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आज की डेट में सारे के सारे वर्ल्ड के लोग इस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाएंगे। ठीक है जी, AS जो है हमारे इंडिया बेस्ड है, इंडिया भी इंडिया बेस्ड है, लेकिन IFRS जो है ना इंटरनेशनल बेस्ड है। इंटरनेशनल एक बॉडी बैठी है, इंटरनेशनली रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई किया गया है। तो कहा गया है जी आज से हमारे IFRS जितने भी हमारे बैठे हैं, हमारे इस बॉडी में जितने भी कंट्री से प्रतिनिधित्व बैठे हैं, तो ये सारे के सारे प्रतिनिधित्व जो बैठे हैं अपनी अपनी कंट्री में जाकर के धीरे धीरे IFRS को आप अप्लाई कर दीजिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारे के सारे अपने रिकॉर्ड जो बनाएंगे, सारी की सारी कंपनी जो अपने रिकॉर्ड बनाएगी IFRS के रिकॉर्डिंगली रिकॉर्ड अपने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बनाएगी। ठीक है जी, तो यही है जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कहते हैं जी IFRS इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द IASB विच इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग सेटिंग बॉडी। ठीक है जी, तो वही कह रहा है जी IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वो किसने डेवलप करे हैं, वो है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी ने इसको डेवलप करा है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी क्या है, कह रहा है जी ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। अब ये IASB क्या है, IASB का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना, यानी कि IFRS को बनाना इसका काम है। ये इंटरनेशनली जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बनाएगी। तो इस लाइन में वही कह रहा है IASB क्या है जी, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग सेटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है। इंटरनेशनली जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो IASB ही बनाती है। ठीक है जी, अभी कह रहे हैं जी IFRS ऑल्सो कवर ए वाइड रेंज ऑफ International Accounting Standards IAS issued by the International Accounting Standard Committee IASC issued by ICAI is based on IAS। देखिए थोड़ी सी आपको ये लाइन थोड़ी हैवी पड़ रही होगी,
ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूं ये कहना क्या चाह रही है। देखिए, आईएफआरएस तो मैंने आपको बता दिया। आईएफआरएस क्या है? आईएएसबी ने इशू कर दिया, ठीक है जी, और जो इंटरनेशनली है, ठीक है जी। अब आईएएसबी से पहले ना एक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी हुआ करती थी जिसका काम इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बनाना था, उसको बोलते थे आईएएससी। ये आईएएससी क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ये क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी। ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इसने अपने वक्त में आज से कई साल पहले आईएएस बनाए थे। आईएएस क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है जी। आज क्या है? आईएएसबी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएसबी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है ना, आईएएसबी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं आईएफआरएस। आईएएसबी से पहले एक बॉडी हुआ करती थी आईएएससी, जो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती थी ना उसको बोलते थे आईएएस। आईएएस दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये आईएएस जो है ना पूरे के सारे अबॉलिश अभी नहीं हुए हैं। कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज भी मार्केट में हैं। तो इस आईएफआरएस के अंदर ना ये जो आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस वक्त जो अभी भी आज की डेट में भी अप्लाई होते हैं इंटरनेशनली, वो इंक्लूड है। ये वही कह रहा है इस लाइन में, ठीक है जी। कह रहा है जी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है उसने अपने वक्त में आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे, ठीक है जी। तो आईएफआरएस के अंदर ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर होते हैं, ठीक है जी। और हम जो भी पढ़े हैं ना, आपने को मैंने एएस के बारे में बताया, एएस का नेचर, एएस के कैरेक्टरिस्टिक्स, एएस के बेनिफिट, तो ये सारे के सारे एएस जब बनाए गए थे ना तो इसी आईएएस के बेस्ड पर आईएएस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। बस ये इतनी सी बात है। ज्यादा आपको हैवी पड़ रही है तो आप ये लाइन छोड़ दीजिएगा, ऑल्दो मैंने आपको बड़े अच्छे से इसको समराइज कर दिया है, आपके फ्यूचर की नॉलेज में ये काम आएगा आपको। अब ये कह रहे हैं जी द आईएफआरएस इशूड बाय आईएएस बी आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल। कह रहे हैं जी ये आईएएसबी ने जो आईएफआरएस बनाए हैं वो बड़े ही साउंड हैं और क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल है। उन वो जो उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं बड़े क्लियरली हमने स्टेट करे हैं, बड़ी मेहनत करी है उसके ऊपर, वो बहुत ही क्लियरली है और बहुत ही साउंड है, बड़ी जर्नल सी लाइन बता रहा है। देयरफॉर आईएफआरएस आर रेफर्ड टू प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएफआरएस को हम प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं क्योंकि आईएफआरएस के अंदर हमने प्रिंसिपल बना करके छोड़ दिए हैं। जैसे आपको गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल बताया ना कि हम ये प्रिंसिपल मान के चलते हैं कि हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बिजनेस एंटिटी गोइंग कंसर्न है, वो हमेशा अनंत काल तक चलेगी। ये इसी तरीके के प्रिंसिपल हमने आईएफआरएस में बनाए हैं, इसलिए आईएफआरएस को प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। अब है जी नीड फॉर आईएफआरएस, आईएफआरएस की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? उसके लिए बोलते हैं जी ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस for accounting and financial reporting. Hence, a strong need was felt for an international reporting standards, as it would bring uniformity, comparability, transparency, adaptability in financial statement. कह रहे हैं जी हर एक कंपनी के पास अपने खुद के रेगुलेशन थे, रूल्स थे, जिसके अकॉर्डिंगली वो अकाउंटिंग करती थी और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाती थी। इसलिए हमारे को एक आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना हम सभी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंबाइन करें, उनसे जो अच्छी चीजें हैं वो ले लें, जो खराब चीजें हैं वो इग्नोर कर दें और एक अपने खुद के इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बना दें, ठीक है जी। तो वो हर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को हटाने के लिए और अपनी कंट्री, अपनी ओवरऑल इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड लाने के लिए हमारे को आईएफआरएस की नीड पड़ी, इसलिए हमने आईएफआरएस इशू कर दिए, ठीक है जी। अब आईएफआरएस इशू करने से क्या क्या बेनिफिट हुए? हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी होगी, कंपैरेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और अडेप्टेबिलिटी होगी अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है जी। अब इसकी नीड को पॉइंट्स में बताएगा। नीड फॉर आईएफआरएस अराइजेस फ्रॉम दी फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले कहता है जी आईएफआरएस आने के बाद हम जो फंड्स रेज करते हैं, मार्केट से पैसा लेते हैं, हमारी फंड्स को रेज करने की कॉस्ट में कमी हो गई, ठीक है जी। देखिए ये फंडा आप थोड़ा सा समझिए। ये फंडा कुछ इस प्रकार है कि आज की डेट में आप जानते हैं बिजनेस है ना ग्लोबली चलता है। रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ हिंदुस्तान में काम नहीं कर रही, श्रीलंका में भी काम कर रही होगी, नेपाल में भी काम कर रही होगी, हो सकता है पाकिस्तान में भी वो कुछ ना कुछ काम कर रही होगी। आज की डेट में आपने एक नाम सुना होगा हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर जो है ना एक यूनिलीवर की एक कंपनी है,
वो शायद यूएस बेस्ड है या फिर यूके बेस्ड है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। हिंदुस्तान में जब वो काम करती थी तो वो बोल देती है हिंदुस्तान लीवर। पाकिस्तान में जब वो काम कर देती है तो पाकिस्तान में उसने अपना नाम लिख दिया, पाकिस्तान लीवर। ठीक है जी। श्रीलंका में काम करेगी तो श्रीलंका लीवर, श्रीलंका लीवर उसने काम कर दिया। ठीक है। तो इसी प्रकार हिंदुस्तान में भी मैं मान लेता हूँ कि टाटा की कंसल्ट, टाटा का जो बिजनेस है बहुत बड़ा है, वो भी कई सारे कंट्रीज में काम करती होगी। उसका काम कुछ यूके में भी होगा, कुछ यूएस में भी होगा, कुछ नेपाल में भी होगा। ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब ये बिजनेस के ग्लोबलाइजेशन होने के कारण ना उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट भी ग्लोबली होने लगी। ठीक है जी। अब वो हिंदुस्तान से तो फंड्स उनको मिल जाता, अगर वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना दें, मान लेते हैं एएस के अकॉर्डिंगली बना दें, तो हिंदुस्तान से तो उनको फंड्स मिल जाएगा। लेकिन अब वो हिंदुस्तान से बाहर जब फंड्स लेने जाएंगे ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो कहेंगे जी आप हमारे को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो दीजिए, हम देखेंगे आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, हमारे को हमारा पैसा वापस दे पाएंगे भी या नहीं दे पाएंगे। तो वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जब इंटरनेशनली रखे जाएंगे तो वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इंडियन एएस के अकॉर्डिंगली तो वहां पे कोई जानता नहीं ना इंडियन एएस को, तो वो तो कहेंगे जी आप अपने रिकॉर्ड्स को आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली बना करके आइए, फिर उसको ऑडिट कराइए इंटरनेशनली, फिर हमारे पास आइए, फिर हम आपको लोन देंगे। ठीक है जी। अब आईएफआरएस अप्लाई करने से फायदा क्या हुआ, हमारे पहले तो हमारे को ना दो प्रकार से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने पड़ गए। सबसे पहले हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो इंडियन एएस के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, फिर हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो हमारे को दो सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे ना, तो हमारे को हमारा डबल डबल काम हो गया। इसको बनाने में भी पैसा लगता है और इसको बनवाने में भी पैसा लगता है। तो आप तो कह रहे हैं जी अगर आप सिर्फ आईएफआरएस फॉलो करेंगे, ठीक है जी, तो आपको इंटरनेशनली फंड रेस करने में आसानी होगी, आपके जो कॉस्टिंग होगी डबल डबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डबल डबल अकाउंटिंग ग्रोथ बनाने की, वो आपको कॉस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आप केवल आईएफआरएस से अपने रिकॉर्ड बना दीजिए, तो हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है, आपको इंटरनेशनली फंड मिल जाएगा, आपकी फंड को रेस करने की कॉस्टिंग भी कम होगी। ठीक है जी। तो यही कह रहा है एट प्रेजेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन ग्लोबल एनवायरनमेंट हैव टू प्रिपेयर टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वन सेट बेस्ड ऑन कंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अनदर सेट बेस्ड ऑन आईएफआरएस। कह रहा है जी आज की डेट में हम दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। पहला सेट जो बनेगा वो बनेगा जो भी इंडियन एएस है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देंगे, दूसरे आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब हम एएस अडॉप्ट कर देंगे तो हमें दो सेट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और दो सेट नहीं बनाने पड़ेंगे तो हमारी को जो दूसरा सेट बनाने की कॉस्टिंग आती वो हमारी कॉस्टिंग में रिडक्शन हो जाएगी, और आपकी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड आसान हो जाएगी। आप इंटरनेशनली आईएफआरएस किसी को प्रेजेंट कर देंगे, आईएफआरएस से बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देंगे, तो आपको इंटरनेशनली फंड मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरा कह रहा है इजी टू मेक कंपैरिजन, बिल्कुल सही बात है जी। अब एक कंपनी के रिकॉर्ड, दूसरी कंपनी के रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तीसरी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक ही कॉमन आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली बने होंगे ना, तो सेंटर में बैठे लोग इसको ना ठीक से पढ़ पाएंगे कि इसने इतना प्रॉफिट कमाया, इस हमारी इस कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है, इस कंट्री में हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है जी। अलग अलग रूल होंगे, अलग अलग आईएएस होंगे, तो मैशअप हो जाएगा, हमारा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहा है इट इंप्रूव्स द एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर टू कंपेयर देयर इन्वेस्टमेंट्स ऑन ए ग्लोबल बेसिस एंड दस लोअर द रिस्क ऑफ एरर्स ऑफ जजमेंट। ठीक है जी। तो हमारा जजमेंट में जो भी एरर आती थी वो जजमेंट में एरर नहीं होएगी, हमारे कंपैरिजन आसान हो जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स बिकम इजी। ठीक है जी। कह रहे हैं जी आज की डेट में मैंने आपको यूनिलीवर का एग्जांपल लिया, यूनिलीवर हिंदुस्तान के रिकॉर्ड, पाकिस्तान के रिकॉर्ड, श्रीलंका के रिकॉर्ड, वो देखना चाहता है मैंने ओवरऑल तो इतना इतना प्रॉफिट तो कमा लिया, ओवरऑल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है सारी कंट्रीज का मिला करके, तो उसको अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और कंसोलिडेट तभी पॉसिबल हो जाएगा जब सारे के सारे अकाउंट्स एक ही तरीके के आईएफआरएस को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, तो उनके अकाउंट्स के कंसोलिडेशन में भी आसानी होगी, अदरवाइज तो कंसोलिडेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी सिंपल है। अब बात ये आती है जी इंडिया और आईएफआरएस। ठीक है जी। कहते हैं जी इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तो बन गए, अब इंडिया में हम उसको कैसे अप्लाई करें। तो इंडिया कहते हैं जी इंडिया के पास तो ना दो ऑप्शन थे, एक तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एज इट इज उठा ले और एज इट इज फॉलो करना स्टार्ट कर दे। दूसरा ऑप्शन था कि वो आईएफआरएस में कुछ एक छोटे मोटे चेंजेस करे। ठीक है जी।
यानी कि आईएफआरएस में छोटे मोटे कन्वर्जेंस कर दे, कुछ का इंडिया के अकॉर्डिंगली, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंगली चेंज कर दें, इंडिया की टर्म्स के अकॉर्डिंगली, जो भी टर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दें, और उसके अकॉर्डिंगली चेंज करने के बाद वो हिंदुस्तान में फॉलो हो। ठीक है जी। तो हिंदुस्तान ने, भारत ने ये सेकंड अप्रोच अपनाई है। सेकंड अप्रोच क्या कहती है? कह रहे हैं जी इंडिया हैड टू ऑप्शंस, दैट इज ईदर टू अडॉप्ट द आईएफआरएस एज दे आर। कह रहे या तो आप अपने आईएफआरएस को ऐसे ही फॉलो कर लो जो इंटरनेशनली बनाए गए हैं, या फिर कन्वर्ज द इंडेस इन द लाइन विद आईएफआरएस। जो भी आपने आईएफआरएस इंटरनेशनली है इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप अपने खुद के इंडेस बना लो। तो इंडिया ने सेकंड अप्रोच बनाई और कहा जी इट इज डिसाइडेड टू कन्वर्ज द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग with the IFRS, the converged accounting standard titled as Ind AS has been issued and notified। वो कह रहा है जी हमने सेकंड अप्रोच बनाई, और सेकंड अप्रोच में हमने क्या करा, हमने IFRS उठाए इंटरनेशनली और उस IFRS को इंडिया के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर दिया, और इंडिया से अकॉर्डिंगली हमने चेंज करने के बाद उसको नाम दे दिया इंड AS। ठीक है जी। मैंने अभी अभी आपको ये जब बताया, बढ़ाया था ना कि 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक सेट आईसीआई ने इशू करा हुआ है, और कंपनी एक्ट 2013 ने 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे हुए हैं। एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड AS। ये जो इंड AS है ये कुछ नहीं है, ये आईएफआरएस को थोड़े छोटे मोटे चेंज करके इसका इंड AS बना दिया गया है। ठीक है जी। इसलिए कहा हुआ है जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जो बड़ी जिसकी नेटवर्थ 250 से ज्यादा है, जिसके सिक्योरिटीज शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो वो सारे के सारे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इंड AS के अकॉर्डिंगली बनाएगी, ताकि वो कल को इंटरनेशनली जाना चाहें तो आईएफआरएस को वो आसानी से अपने रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट कर सकें। ठीक है जी। तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने रिकॉर्ड्स इंड AS के अकॉर्डिंगली बनाना है, और इंड AS कुछ नहीं है, आईएफआरएस को इंडिया के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके इंड AS बना दिए गए हैं। अब है जी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड AS जो हम पढ़ रहे हैं ये इंड AS के ऊपर आ गया, वही बताएगा जी। इंड AS आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 दैट आर इक्विवेलेंट टू कन्वर्ज्ड दैट इज आईएफआरएस। वही कह रहा है जी आईएफआरएस को चेंज करने के बाद हमने इंड AS बना दिए, और इसको हमने कंपनीज एक्ट 2013 में हमने इसको नोटिफाई कर दिया। इंड AS आर नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड आर एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनी। जो इंड AS हैं कंपनी एक्ट 2013 ने इशू करें हैं, ये 3 प्रकार की कंपनियों पर लगता है। कह रहा है जी जिसकी शेयर जो है शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिसकी सिक्योरिटीज मतलब कि शेयर, जिसकी शेयर हमने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराए हुए हैं। दूसरा कह रहा है जी ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। अब देखिए नेटवर्थ क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, 250 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही हायर लेवल की बात है। नेटवर्थ को बस आप इतना ही समझ लीजिए, जो ये शेयर कैपिटल होती है ना, जो ये मार्केट में शेयर इशू करते हैं, वो शेयर जो होने चाहिए वो 250 करोड़ उससे ज्यादा के होने चाहिए। और दूसरा कह रहा है जी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी विच प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडिया। ठीक है जी। ये दोनों कंपनीज हैं, इसकी कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, वो भी अपने रिकॉर्ड्स को इंडिया के अकॉर्डिंगली बनाएंगी। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इशूइंग इंडिया इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑन द लाइन विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कह रहा है जी इंड AS इशू करने का फायदा यही है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली हम लोग आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली ही हमारे वो रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो बहुत ही हद तक सिमिलर होते हैं। इंड AS आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। इंड AS आर सेट टू बी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द कंट्रास्ट दिस कंट्रास्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर रूल बेस्ड thus are applicable on company on which Ind AS are not applicable। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा ना इनके Ind AS और AS का कंपैरिजन कराऊंगा, उस वक्त मैं बता देता हूं आपको ये पॉइंट। ठीक है जी। अब कह रहे हैं जी Ind AS और AS के बीच में कंपैरिजन हमारे को बताओ डिफरेंस क्या है। देखिए जी मैंने आपको बताया, फिर से मैं दिखा देता हूं स्लाइड। 3 सेट हैं, एक सेट जो है आईसीआई का है, उसने AS इशू कर दिए। दूसरा सेट है कंपनी एक्ट 2013 का है, उसने इंड AS इशू कर दिए। कह रहा है जी अब ये जो AS हैं, ठीक है, देखिए ये जो ये वाले AS है ना, जो कंपनी एक्ट 2013 ने ये छोटे से AS इशू करें, ये और ये सिमिलर हैं। ठीक है जी। अब कह रहा है जी जो ये AS जो हैं, जो आईसीआई ने इशू करे हैं, और जो इंड AS हैं जो हमने आईएफआरएस को चेंज करके बनाए हैं, इनके बीच में अंतर क्या है, आइए पढ़ते हैं।
सबसे इसको याद करने के लिए मैंने आपको मेमोरी कोड दिया हुआ है, हिज क्रूल फाउंडेशन। ठीक है जी, ये आपको 6 के 6 पॉइंट इससे मेमोरी कोड में याद हो जाएंगे। सबसे पहला कह रहा है जी फाउंडेशन, एएस आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस आर बेस्ड ऑन आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए मैंने अभी अभी ना आपको यहां पे बताया था, आईएफआरएस जो है, आईएफआरएस किसने इशू करे हैं? आईएएसबी। ठीक है जी, आईएफआरएस किसने इशू करे हैं? आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आईएफआरएस और ये आईएएसबी से पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे आईएएससी। आईएएससी ने अपने वक्त में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे उसको हम बोलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएएस। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, आईएएसबी ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी ने आईएफआरएस बना दिए। ठीक है, फिर आईएफआरएस को हमने छोटा मोटा चेंज करके इंड एएस बना दिया। आईएएसबी से पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी हुआ करती थी, वो बॉडी होती थी आईएएससी। आईएएससी ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे वो थे आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो हमने आईएफआरएस को चेंज करके इंड एएस बना दिया। आज से कई साल पहले हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस को चेंज करने के बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे वो थे एएस। ठीक है जी, तो ये जो एएस है ना, ये वाले एएस और ये वाले एएस सेम है। ठीक है जी, तो ये बस पहले पॉइंट में यही बता रहा है। तो ये कह रहा है जी जो एएस हैं वो आईएएस पर बेस्ड थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड थे, और अब जो इंड एएस हैं वो आईएफआरएस पर बेस्ड है। बिल्कुल सिंपल। अब कह रहा है रूल बेस्ड एंड प्रिंसिपल बेस्ड। कह रहे हैं जी एएस आर रूल बेस्ड विच आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, इंड एएस आर प्रिंसिपल बेस्ड, दे रिपोर्ट द एसेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। देखिए जो एएस हैं या फिर आईएएस को कन्वर्ट करने के बाद एएस जो बनाए गए थे ना, इसमें ना रूल बताया गया था, कि वो बता दिया था, जैसे रूल मैं आपको कैसे समझाऊं, उसमें ना प्रिंसिपल नहीं बताए थे, उसमें रूल बता दिया था कि इस ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे P&L में ले जाइए, इस ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में ले जाइए, इस ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको एक रूल बताया 250 करोड़ और इससे ज्यादा की नेटवर्थ है तो इंड एएस लग जाएगा। ये क्या है? ये एक रूल है। लेकिन मैंने आपको ना एक कंसेप्ट ऑफ मैटीरियलिटी बताया था। कंसेप्ट ऑफ मैटीरियलिटी में मैंने आपको बताया था, आप ना किसी भी आइटम का नेचर देखोगे और उसका अमाउंट देखोगे, उसको अमाउंट और नेचर देखने के बाद आप जज करोगे वो अमाउंट मटेरियल है या नहीं है। देखिए उसने ना यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताई है, कोई रूल नहीं बताया, एक प्रिंसिपल बताकर छोड़ दिया। ठीक है, ये इसने ये नहीं कहा जी हमारी जो मटेरियल आइटम है 1000 रुपए से ऊपर की मटेरियल आइटम है, 2000 से ऊपर की मटेरियल आइटम है। अगर ये इस तरीके से रूल बना देता तो ये रूल बेस बन जाते, लेकिन इसने रूल नहीं बनाया, इसने प्रिंसिपल बता दिया कि कोई भी आइटम का नेचर देखो और अमाउंट देखो, और उस नेचर और अमाउंट देखने के बाद आप निर्णय लो कि वो मटेरियल है या नहीं है। तो ये नेचर और अमाउंट क्या एक प्रिंसिपल है। ठीक है जी, अब एक ये गोइंग कंसर्न जो है, गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न में कहता है कि आपकी बिजनेस जो है ना अनंत काल तक चलेगा, ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है जी, तो ये इस पॉइंट में यही कहना जा रहा है कि जो आईएफआरएस जो है ना वो प्रिंसिपल पर बेस्ड बनाए गए, वहां कोई आपको सिंपल से रूल नहीं बता दिए, कोई लिमिट नहीं बताई गई है, वो प्रिंसिपल बेस्ड है। लेकिन एएस के अंदर आपको बकायदा लिमिट्स बताई गई हैं। एएस जो है उसमें रूल्स ज्यादा है, प्रिंसिपल कम है, आईएफआरएस के अंदर प्रिंसिपल है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट में यही बता रहा है जो एएस जो है ना वो थोड़े से लंबे हैं और वो कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि वो रूल बेस्ड थे। लेकिन आईएफआरएस जो है ना, जो इंड एएस हैं, जो हमारे आईएफआरएस को चेंज करके बनाए गए हैं, वो प्रिंसिपल बेस्ड हैं। उसमें उसमें रूल ज्यादा नहीं बताया, उसने प्रिंसिपल बता करके छोड़ दिया। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपको अपनी पर्सनल जजमेंट लेनी है, फिर आपको अकाउंटिंग करनी है। अब लैंग्वेज यूज, एएस की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल थी, रूल बनाने के बहुत ही टेक्निकल हो जाते हैं, रूल बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन प्रिंसिपल जो होते हैं सिंपल और क्लियर होते हैं, इसलिए जो इंड एएस हैं वो सिंपल और क्लियर है, इनकी लैंग्वेज ज्यादा टिपिकल नहीं है। फिर कहता है जी हिस्टोरिकल कॉस्ट।
हिस्टोरिकल कॉस्ट जो एएस जो फॉलो करने हैं उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट करनी है, लेकिन इंड एएस में आप जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन करेंगे वो फेयर वैल्यू पर देखेंगे। वो देखेंगे आप जो एसेट लेकर के आए हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप उसकी वैल्यू करेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप फ्यूचर की क्लासेस में देखेंगे भी। जो फिक्स एसेट की वैल्यूएशन होती है एएस में तो जिस कॉस्ट पर लाए उसको रिकॉर्ड कर दो, बात खत्म। लेकिन इंड एएस और आईएफआरएस के अंदर हमारी जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन होगी वो मार्केट वैल्यू पर होगी, उसकी हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिटेबिलिटी, एएस आर नॉट ट्रीटेड विद ट्रस्ट एंड रिलायंस बाय द इंटरनेशनल इन्वेस्टर। इंड एएस आर बेस्ड ऑन द आईएफआरएस, हेंस दे कमांड हायर ट्रस्ट एंड रिलायंस बाय द इंटरनेशनल इन्वेस्टर। कह रहा है जी जो एएस हैं वो एएस इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए तो उनको चेंज करके हमें आईएफआरएस लाने पड़े हैं। आईएफआरएस बहुत ही लेटेस्ट हैं, बहुत ही अपडेटेड हैं, इसलिए इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज हैं, इंटरनेशनली ये ज्यादा ट्रस्ट किए जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी, एएस डू नो to ensure uniformity in the financial reporting. Ind AS ensure uniformity in the financial reporting as they are converged with IFRS. IFRS में कन्वर्ज होने के बाद इंड एएस बने हैं, इसलिए वो इंटरनेशनली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी इंड एएस में भी वही फॉलो हो रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी है। इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारी यूनिफॉर्मिटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है जी, अब इसका मेमोरी कोड क्या है? हिस से तो क्या है जी, यही हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। सी से क्या है? क्रेडिबिलिटी। आर से क्या है? रूल्स एंड प्रिंसिपल। यू से क्या है? यूनिफॉर्मिटी। ई ब्लैंक है। एल से क्या है? लैंग्वेज यूज्ड। फाउंडेशन से क्या है? फाउंडेशन। ठीक है जी, ये आपको मेमोरी कोड भी मैंने दे दिया, इससे आपको 6 के 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। अब है जी अंडरलाइंग एजम्पशन इन एएस, इन एएस। मैंने आपको ना फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताई थी 3। गो सीए, इसका मेमोरी कोड भी दिया था। गो से गोइंग कंसर्न, ए से एक्रूवल, ठीक है, सी से कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, तो ये इंड एएस जो है ना, ये अकाउंटिंग की जो एजम्पशन है एएस 1 में दी गई हैं। अब ये इंड एएस में भी कुछ एक बेसिक एजम्पशन दी गई है। इंड एएस की बेसिक एजम्पशन है जी दो, कह रहा है जी इंड एएस 101, सबसे पहला इंड एएस में दो हमारे को अकाउंटिंग की एजम्पशन दी गई है, वो सेम है जी, गोइंग कंसर्न और एक्रूवल। कंसिस्टेंसी की इसने एजम्पशन नहीं दी है, इसने केवल 2 एजम्पशन दी है, गोइंग कंसर्न और एक्रूवल। और ये क्या है ये तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। इंड एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहे हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर इंड एएस इंक्लूड, कह रहे हैं जी एएस में मैंने अब तक आपको बता दिया, एएस में हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट भी बनाते हैं। अब ये है जी इंड एएस के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं। इंड एएस में सबसे पहले कह रहे हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? वो बैलेंस शीट के सिमिलर होती है, इसमें भी एक साइड एसेट्स होती है और एक साइड लायबिलिटीज होती है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे बैलेंस शीट ना होकर के क्या हो जाता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा क्या है जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, ये नई चीज है। ठीक है, इक्विटी इज द रेजुलर इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। ठीक है जी, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स होती है, एक साइड लायबिलिटीज होती है। कह रहा है जी आप एसेट्स में से लायबिलिटी लेस जो कर देंगे, लायबिलिटी लेस करने के बाद जो वो आता है वो इक्विटी बच जाता है। बहुत डिटेल में मत जाइए जी, बस इसको एक बार याद ही कर लीजिए। स्टेटमेंट, हम इन एएस में एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑन इक्विटी बनाते हैं। ठीक है जी, तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट, जैसे हम पी एंड एल बनाते हैं ना, ये पी एंड एल की तरह ही होता है, बस इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे इसका नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसके अंदर भी वही रेवेन्यू और एक्सपेंस होते हैं। फिर हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को दिखाया जाता है। फिर होएगा नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है जी, जैसे हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, इंड एएस में हम नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते हैं। अब है जी वैल्यूएशन प्रिंसिपल। देखिए ये +1 में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। इसको मैं इसलिए पैराग्राफ पढ़ा के आपको छोड़ दूंगा, एक बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में डाल करके मैं छोड़ दूंगा। कह रहे हैं जी इंड एएस प्रिस्क्राइब दैट एवरी कंपनी shall prepare, shall value its financial assets, securities assets, fair value। ऐसा है जी, मान लेते हैं आपने
किसी दूसरी कंपनी के ना कुछ शेयर, आपके बिजनेस ने किसी दूसरी कंपनी के कुछ शेयर लेके रखे हुए हैं, ठीक है जी, तो वो शेयर जो आपने लेके रखे हुए हैं ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होते हैं, वो मार्केट वैल्यू, शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो आपने जो दूसरी कंपनी के शेयर लेके रखे हुए हैं उसको आप जब वैल्यूएशन करेंगे ना, तो उसकी वैल्यूएशन मार्केट के अकॉर्डिंगली हम करेंगे, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू होगी ना, उसकी मार्केट वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है जी। तो ये इंड एस में जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स वगैरह होते हैं, उसकी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे होती है, मतलब कि मार्केट वैल्यू पे होती है। लेकिन सिक्योरिटीज के अलावा आपके पास कोई भी एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसके पास, उसके लिए आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू कर लो, चाहो तो आप उसको फेयर वैल्यू, फेयर कॉस्ट पे वैल्यू कर लो, ठीक है जी। तो उसके लिए आपके पास वैल्यू है, और ये इस पॉइंट में कह रहा है बट विच एवर ऑफ टू मेथड इज अडॉप्टेड शैल बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। आपने अदर देन सिक्योरिटीज, आपके पास जो भी एसेट्स बची हैं, अदर देन सिक्योरिटीज आपके पास जो भी एसेट बची है, इसको आप वैल्यू करते हैं या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे। कह रहा है जी आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अपना लो, लेकिन एक बार जो आपने मेथड अडॉप्ट कर लिया, हर साल आप उसी मेथड को फॉलो करोगे, बार बार चेंज नहीं करोगे, ठीक है जी। फेयर वैल्यू कह रहा है जी, फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू को फेयर वैल्यू कहते हैं, ठीक है जी, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, तो इतना जांच लीजिए, मार्केट वैल्यू को फेयर वैल्यू कहते हैं। तो देखिए 1 घंटा 6 मिनट हो गए हैं, मेरी कोशिश है कि इस चैप्टर को यहीं पर ही कवर कर दिया जाए, ताकि हमें इसके लिए नया लेक्चर ना बनाना पड़े। तो मैं आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं, यही मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, बताते कहता है जी कंप्लाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना जरूरी है। उसकी एक छोटी सी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी एएस से इधर उधर नहीं हो सकती है, उसको मैंडेट करना, उसको अप्लाई करना मैंडेटरी है, तो ये तो है जी ट्रू। दूसरा कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज्ड ऑन अकाउंटेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोड ऑफ कंडक्ट कह दो, प्रिंसिपल कह दो, रूल्स कह दो, रेगुलेशंस कह दो, स्टैंडर्ड्स कह दो, कुछ भी कह दो, वो अकाउंटेंट को फॉलो करने हैं, तो ये कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आंसर भी ट्रू है। फिर कहते हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाएंगे तो कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी तो हो ही जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर कहते हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लगाने के बाद हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिजिड हो जाते हैं, ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो पॉलिसी, जो प्रिंसिपल बना दिया गया, आपको वही फॉलो करना है, लेकिन उसका एम जो है वो रिजिडिटी अपनाना नहीं है, उसका, उसके अप्लाई करने से रिजिडिटी आ जाती है, लेकिन उसका ऐसा कोई एम नहीं है। इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समय समय पर गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम टू इंट्रोड्यूस द रिजिडिटी इन अकाउंटिंग, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। फिर है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फ्रॉड्स। अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से तो फ्रॉड और मैनिपुलेशन के, जो ये बेईमानी करते हैं, इसके चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि हमें जो प्रिंसिपल, जो पॉलिसी बना दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिकॉर्ड्स बनाएंगे, तो फ्रॉड के चांस तो कम हो जाएंगे एएस अपनाने पर। फिर कहते हैं जी एएस आर फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया। नहीं जी नहीं, एएस तो बनाए हैं आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, कंपनी सेक्रेटरी ने नहीं बनाए हैं जी। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एमसीक्यू में बोलता है जी नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे डायरेक्ट हाउ द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। बिल्कुल सही बात है जी, बता रहा है कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल, बिल्कुल जी एएस फॉलो करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी कंपेरिजन हो जाएगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड। बिल्कुल सही बात है जी, अकाउंटिंग पॉलिसीज की जो इंफॉर्मेशन होगी वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के पता लगा सकते हैं कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की गई होंगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तीनों के तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल इज अबव। अब कह रहे हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नीडेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस के लिए आवश्यक हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नीडेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल, यूनिफॉर्मिटी तो आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। टू लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज फंक्शन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिया गया उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अकाउंटेंट अपनी ट्रांजेक्शन करेगा, तो अकाउंटेंट का
फंक्शन तो है उसने लिमिट कर दिया, बिल्कुल सही कह रहा है जी। अब कह रहे हैं टू ब्रिंग यूनिफॉर्म क्लैरिटी इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो एज पर एएस यूज की गई हैं, तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को किसी को समझना हो तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेगा तो उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नीडेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री रीजन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय, अरे इसका तो ऑप्शन ही मत देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई ने बनाए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाए हैं। ठीक है जी। प्लानिंग कमीशन रॉन्ग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सही है, कंपनीज एक्ट गलत है। देखिए कंपनी एक्ट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट नहीं करे हैं, कंपनीज एक्ट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करे हैं। मैं फिर से आपको इस स्लाइड पर ले जाता हूं। 3 सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। पहला सेट कहता है जी आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए। उसके बाद कंपनीज एक्ट ने 2013 ने इंड एएस को नोटिफाई किया है बड़ी कंपनीज के लिए और एएस को नोटिफाई किया है छोटी कंपनी के लिए। तो ये जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 ये नोटिफाई कर रहा है, ये फॉर्मुलेट कंपनीज एक्ट ने नहीं करे हैं, फॉर्मुलेट तो आईसीएआई ने ही करे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने तो ये जो छोटी कंपनी के लिए एएस है इसको नोटिफाई कर दिया है। ठीक है जी, फॉर्मुलेट तो आईसीएआई ने ही करा है। तो ये भी इसका आंसर गलत है, इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी भी रॉन्ग है। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए यूजफुल है? इन्वेस्टर को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी होती है, ऑडिटर को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी होती है, आउटसाइड पार्टीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जनरल पब्लिक, वो सारे के सारे आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पड़ती है जी। गवर्नमेंट ने देखना है आपका टैक्स सही लगा या नहीं लगा, जनरल पब्लिक देखेगी आपने कितना सीएसआर करा है, आपने कितना इंप्लॉयमेंट दे रहे हो लोगों को। तो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन सबके लिए चाहिए होती है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी के लिए यूजफुल हो जाते हैं जी। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल अंडरस्टैंडेबल, सिंपल भी होने चाहिए, बात तो सही है, अंडरस्टैंडेबल भी होने चाहिए। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल यार ये तो और भी अच्छी बात है, सिंपल भी होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल भी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एंटरप्राइजेज। देखिए आपकी 29-30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेजेंट अप्लाई हैं। अब वो हर एक और एंटरप्राइज के अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने लग गए तो हमारे हजारों लाखों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बन जाएंगे। कितनी सारी एंटरप्राइजेज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर एग्जिस्ट करती हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कॉमन रूल बेस्ड है, ठीक है, और अकाउंट आईएफआरएस या इंडियस जो है कॉमन प्रिंसिपल बेस्ड है। तो हर एक एंटरप्राइज के अकॉर्डिंगली तो एएस हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अब कह रहे हैं जी एडॉप्टिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज एंड ऑल ऑफ दी अबव। देखिए कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, कंपनीज को हर एक छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंपनीज के एएस के अकॉर्डिंगली बनाने हैं। ठीक है जी, ऑल्दो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म ये भी अपने अपने रिकॉर्ड्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही बनाएगी। ठीक है जी, लेकिन इसकी कुछ एक प्रोविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इधर उधर हो जाए तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, तो इसको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई तो करने हैं, लेकिन इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतनी स्ट्रिक्ट रूप में अप्लाई नहीं करने हैं, इसलिए इनके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो केवल कंपनीज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी फॉर कंपनीज। अब 7वां क्वेश्चन पूछता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट अप्लाई टू। ये पॉइंट मैंने अब तक आपको पढ़ाया नहीं है, मैं इसी के साथ आपको पढ़ाना चाहता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए कंपनीज पर भी लगते हैं, सोल ट्रेडर पर भी लगते हैं और पार्टनरशिप पर भी लगते हैं। कंपनीज को तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना मैंडेटरी है, उसको हर हाल में हर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है मैंडेटरी नहीं है, ऑल्दो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट रिकॉर्ड्स बनाती है, लेकिन कुछ एक ट्रांजैक्शन वो इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन कोई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना जी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड ही नहीं कर रही है उसमें गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं है। वो कह रहा है जी आप अपने रिकॉर्ड कैसे बना रहे हो कैसे नहीं बना रहे हो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप छोटे मोटे नॉन ट्रेडिंग हो, ट्रेड तो आप कर नहीं रहे हो, तो ट्रेड आप कर नहीं रहे हो तो इससे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या, आपको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। आप तो छोड़िए आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, आपको तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट अप्लाई टू नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहे हैं जी द नंबर ऑफ ए स्पेसिफाइड आईसीआई सो फार इज
देखिए ए आईसीआई ने ना अब तक को केवल 32 एएस इशू करे हैं। मैंने आपको शायद लिस्ट भी दिखाई भी थी यहाँ पे, ठीक है जी। इसमें से 30, 31 और 32, ये आखिरी के 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को विद्रॉ कर लिया, वापस बुला लिए गए, उनको यूज में नहीं है। लेकिन अब तक कितने स्पेसिफाई किए हैं? अब तक तो 32 हैं। इसका करेक्ट आंसर 32 ही रहेगा जी। एएस स्पेसिफाइड बाय आईसीएआई इज 32। ठीक है जी, इसका आंसर, करेक्ट आंसर 32 है। ऑल्सो एएस नंबर 29, 30 और 31 को विदड्रॉ कर लिया गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफाई तो अब तक 32 ही किए गए हैं। अब कह रहे हैं जी इंड एएस आर रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पार्शियली रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और पार्शियली प्रिंसिपल बेस्ड और नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बता दिया है जी, एएस तो है रूल बेस्ड और इंड एएस जो है प्रिंसिपल बेस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। इंड एएस में ना प्रिंसिपल बताए गए हैं, उन्हीं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमारे को ट्रांजैक्शन करनी होती है। रूल नहीं बताए गए हैं, कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है, प्रिंसिपल बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हेन ए कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिटवीन लॉ ऑफ द कंट्री एंड एएस, मैंने आपको पहले ही बताया है जी, हमारे देश के लिए जो संसद ने कानून बना दिया वो सर्वोपरि है। ठीक है जी। तो अगर एएस में कुछ लिखा है और कंट्री के लॉ में कुछ लिखा है ना, तो हम एएस को इग्नोर कर देते हैं और लॉ के अकॉर्डिंगली हम अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ठीक है जी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है एएस और लॉ के बीच में, तो हम अपने रिकॉर्ड्स को लॉ के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। लॉ विल प्रिवेल, बिल्कुल सही, इसने तो पहले ही सही आंसर दे दिया। तो एएस विल प्रिवेल, रॉन्ग आंसर। इधर ए और बी, इन दोनों में से कुछ भी लगा दो, गलत। नॉन ऑफ द अबव भी गलत, लॉ अप्लाई होगा। देखिए ये ना मैं आपको यहीं पे पढ़ाना चाहता था, ये नोट, इसको अब हम अच्छे से समझते हैं और इसको पहले पढ़ते हैं। कह रहा है जी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। अब तक मैंने आपको बताया ना जी 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। पहला सेट क्या है? आईसीएआई द्वारा, पहला सेट क्या? आईसीएआई वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करा हुआ है। ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है जो आईसीआई ने फॉर्मुलेट करे हैं। कह रहा है जी एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस which do not have any commercial, industrial and business activity. Accounting standards are applicable to sole proprietorship, partnership firm, societies, trust, Hindu undivided family, association of person, cooperative society और companies। जो एएस हैं जी, अब एएस कौन कौन से हैं? एक तो एएस कौन से हैं? आईसीआई ने इशू करे हैं। एक एएस कौन से हैं? जो कंपनी एक्ट 2013 ने इशू करे हैं। ये इस वाले एएस और इस वाले एएस की बात कर रहा है। ये किस किस पे लगते हैं? ये कंपनीज पे भी लगते हैं, ठीक है जी। और ये वाले जो लगते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और इन सब पे लगते हैं। तो यही कह रहा है जी, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कंपनीज पे भी लगते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी लगते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे भी लगते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे भी लगते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी लगते हैं, पार्टनरशिप फर्म पे भी लगते हैं, सोसाइटी पे भी लगते हैं, ट्रस्ट पे भी लगते हैं, सब पर लगते हैं। आप चाहे जिस तरीके का बिजनेस मर्जी बना लो, सब पर एएस लगते हैं। लेकिन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसको एएस लगते ही नहीं है। ठीक है जी। उसको एएस अप्लाई करना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी। तो सब पर एएस लगते हैं, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस, कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड नहीं करता है, उसको ऊपर एएस अप्लाई ही नहीं होते हैं। ठीक है जी। इसका नोट 2 पढ़ते हैं। इसका नोट 2 कहता है जी adopting of accounting standard is generally non-mandatory for sole proprietorship, partnership firm, etc. is primarily required for companies and other regulated entities under law like Companies Act. Sole proprietorship, partnership have more flexibility and choose to follow as voluntarily, but they are not legally bound to. कह रहा है जी यहाँ पे पहले तो उसने हमारे को समझा दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है सोल प्रोप्राइटर पे भी, पार्टनरशिप फर्म पर भी, सोसाइटी पर भी, ट्रस्ट पर भी, इक्यूएफ पर भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी। लेकिन इन लोगों के लिए ना एप्लीकेबल तो है इनके ऊपर एएस, लेकिन इनको एएस लगाना मैंडेटरी नहीं है। देखिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है लैंग्वेज में, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है।
इनके ऊपर एएस लगते हैं, लेकिन इनको एएस लगाना मैंडेटरी नहीं है। ये अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में अगर एएस नहीं भी लगाना चाहे ना, इनकी कोई एक आधी ट्रांजेक्शन इधर उधर हुआ है एएस के अकॉर्डिंगली, तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, कंपनीज को तो एएस लगाना मैंडेटरी है, उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन इधर उधर नहीं हो सकती एएस से। लेकिन ये सारे छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको एएस लगाना मैंडेटरी नहीं है। इन पर अप्लाई तो होता है, लेकिन इनको एएस लगाना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है ना, कोई नॉन कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होता। लगाना ना लगाना तो दूर की बात है, इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, तो चार्ट बना देता हूं। कहना है जी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा, इनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी है। और कंपनीज कंपनीज के ऊपर भी एएस की एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है जी, लेकिन इनको एएस लगाना ना मैंडेटरी नहीं है, और कंपनीज को एएस लगाना मैंडेटरी है। ठीक है जी, इसके अलावा कोई नॉन ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो है ना, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है, अरे उनको लिए तो एएस क्या है क्या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मैंडेटरी का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है जी, बस ये छोटी सी बात है। आइए आगे चलते हैं। अब जी ए आर क्वेश्चन हमारे को बताता है जी, ये कह रहे हैं जी वही है जी, आपको टोटल दो स्टेटमेंट दी होगी, दोनों स्टेटमेंट के बीच का रिलेशन बताना है। पहले से पहला रिलेशन है जी, जो आपको स्टेटमेंट दी होगी ए और आर के रूप में, दोनों की दोनों सही है, और आर में जो रीजन दिया गया है वो ऊपर ए का ही रीजन दिया गया है। फिर कहेगा जी ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर में जो रीजन दिया हुआ है ना, वो ऊपर ए का रीजन नहीं है जी, वो अपना अलग ही कोई फैक्ट बता रहा है। फिर कह रहा है जी ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। फिर आपको कहेगा जी ए गलत है लेकिन आर सही है। फिर आपको कहेगा जी ये ए भी गलत है और आर भी गलत है। आइए इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर द रिटन स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही तो हमने पढ़ा है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिटन स्टेटमेंट है, और इसको लगाने से आपके जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और इसी यूनिफॉर्मिटी के लिए तो ये रूल बताए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब कह रहा है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी एक्ट 2013 ने नोटिफाई करे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी एक्ट 2013 ने नोटिफाई करे हैं। मैं मान गया इस बात को, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए किसने हैं? वो आईसीएआई ने ही बनाए हैं। आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए और कहता है जी सारे इसको फॉलो करेंगे, छोटे मोटे सोल प्रोप्राइटरशिप पे करा। फिर कंपनीज एक्ट वालों ने ये जो आईसीआई ने एएस बनाए और उसको कह दिया जी कंपनीज इसको फॉलो करेंगी। फिर कंपनीज एक्ट वालों ने आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली जो इंडेस लगते हैं उसको कह दिया बड़ी कंपनियां इसको फॉलो करेंगी। दोबारा आपको समझा देता हूं जी। आईसीएआई ने एएस को फॉर्म्युलेट कर दिया और कह दिया जी कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको फॉलो करेंगी। ठीक है जी, अब कंपनीज एक्ट ने एएस नोटिफाई कर दिए। ठीक है जी, फॉर्मुलेट आईसीआई नहीं करे, जो आईसीआई ने फॉर्मुलेट करे थे उसको कंपनी वालों, इसको कंपनीज एक्ट ने नोटिफाई कर दिया और कह रहा है जी अब जो भी कंपनी है ना, छोटी मोटी कंपनियां इसको फॉलो करेंगी। और कंपनीज एक्ट कहता है जी कंपनीज एक्ट वालों ने इंडेस नोटिफाई कर दिए। ये भी इंडेस इन्होंने नहीं बनाए हैं, ये भी इन्होंने फॉर्मुलेट नहीं करे हैं, ये भी आईसीआई या किसी और बॉडी ने फॉर्मुलेट करे होंगे। ये सिर्फ इन्होंने नोटिफाई कर दिए और कह दिया जी ये जो इंडेस है ना, बड़ी कंपनी, आज बिग कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इसको फॉलो करेगी। ठीक है जी, तो ये एएस की जो बात कर रहे हैं ना, एएस फॉर्मुलेट हमेशा के हमेशा आईसीआई ने करे हैं, कंपनीज एक्ट ने तो केवल नोटिफाई करे हैं। तो इसने पिछले पॉइंट में यही बता रहा था जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटेड बाय कंपनी, कंपनीज ने फॉर्मुलेट नहीं करे हैं, कंपनी ने तो केवल नोटिफाई करे हैं, फॉर्मुलेट तो आईसीआई ने करे हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है आर जो है फॉल्स है, ए सही है।
कह रहे हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज एक्सेट्रा। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल तो हैं, लेकिन इनको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी, केवल कंपनीज को, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। देखिए तो ये स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को मैंडेटरी नहीं है, केवल कंपनीज के लिए मैंडेटरी थे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी ना, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा कह रहा है दे एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है जी, अकाउंटिंग स्टेटमेंट लगाने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, क्योंकि सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली को फॉलो करते हुए अपनी स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। ये यही कह रहा है जी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। अब कह रहे हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें हम कोई भी फिक्स्ड एसेट जो होती है, जो कॉस्टिंग होती है, उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। कह रहे हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। बात तो ये भी सही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने से कंसिस्टेंसी भी होती है, कंपैरेबिलिटी भी हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और जो भी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसकी जगह एक कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसीज बना दी, वो फॉलो करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई दूर दूर तक रिलेशनशिप तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अलग कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दूसरा अलग से कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, तो इनके बीच में ना कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, आर के रूप में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब है जी ए आर 4, sole proprietorship firm can prepare the financial statements without following the principle laid down in AS। अब देखिए इस स्टेटमेंट को ना आप थोड़ा सा ध्यान से और समझिए। मैंने आपको ये तो बता दिया जी, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म जो है इनके ऊपर एएस जो है एप्लीकेबल है। ठीक है जी, लेकिन इनको एएस अप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये तो आप अब तक मैं आपको कई बार बता दूंगा, आप समझ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं जी सोल प्रोप्राइटरशिप कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल लेड डाउन इन एएस। देखिए ये स्टेटमेंट ना गलत है। अब ये गलत पता है क्यों है? सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स एक्सेट्रा शुड प्रिपेयर इट्स अकाउंटिंग और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एएस। ठीक है जी, देखिए मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन इनको ना शुड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एज पर एएस। इनको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ना एएस के अकॉर्डिंगली बनाने चाहिए। तो इसने ये जो लाइन कह दिया ना कि वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना सकते हैं एएस को फॉलो करते हुए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एएस 1 जो है ना उसमें 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताए गए हैं, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी। इसको मैंने मेमोरी कोड भी दिया था, गो सीए करके, गो सीए। अब देखिए आप कोई सोच सकते हैं कि कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उसमें हम गोइंग कंसर्न की एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे, उसमें हम एक्रूवल की एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे। एक्रूवल पॉसिबल ही नहीं है ना। गोइंग कंसर्न की एजम्पशन या एक्रूवल की कंसेप्शन या कंसिस्टेंसी की आप एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना ही नहीं सकते। आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये AS1 फॉलो होगा तभी तो हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना पाएंगे। तो एएस फॉलो, तो इसलिए कह रहा है जी सोल प्रोप्राइटरशिप को भी ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है। ऑल्दो कोई बहुत ही टेक्निकल रिक्वायरमेंट है ना, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसलिए इसने बोल दिया मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी,
तो ये कह रहे हैं जी सोल प्रोप्राइटरशिप को भी अपने अकाउंट्स एएस के अकॉर्डिंगली ही बनाने हैं, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी का कोई आपको रोल दे दिया तो उसको तो आप इग्नोर कर सकते हो, वहां पे आप मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहो कि सोल प्रोप्राइटरशिप अपने अकाउंट्स बनाएगा और एएस को फॉलो ही नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो जी अच्छी नहीं है, सुनने में ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए जो स्टेटमेंट इसने दे दी, सोल प्रोप्राइटरशिप कैन प्रिपेयर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ले डाउन इन एएस, ये स्टेटमेंट से तो मैं एग्री नहीं करता हूं, ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहे हैं जी अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, नहीं जी नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप पर एप्लीकेबल हैं, मैंडेटरी नहीं है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए तो यही कह रहा है जी बोथ ए एंड आर आर नॉट करेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसने यही कह रहा है जी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, नो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मस्ट फॉलो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये कह रहा है ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसने कह दिया नो। अब कह रहे हैं जी सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाते वक्त अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है, दो स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स वेरी, while companies have more stringent legal obligation for following accounting standards, but non-corporate entities like sole proprietorship etc are expected to adhere to them to ensure the फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव टू। वही कह रहा है जी कंपनीज को तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए, उनके लिए मैंडेटरी है, लेकिन हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एएस को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएं, जिससे उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एक ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। ठीक है जी, बढ़िया बात है जी। अब एएस 5 सॉरी AR5 कह रहे हैं जी एएस प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड अंडर एक्सेप्टेड मेजरमेंट ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर नम। वही कह रहा है जी एएस से ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि एएस के अंदर बताया गया है किसी ट्रांजैक्शन को कब मेजर करना है, क्या उसका ट्रीटमेंट करना है और क्या इसका डिस्क्लोजर करना है, तो ये स्टेटमेंट है सही। अब कह रहे हैं दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टूड बाय द यूजर। फिर इसे वही कह दिया जी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स तो हमारी गाइडलाइंस हैं और इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है जी, देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, और इनके बीच में ये ना एक ही बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, गाइडलाइंस है, और इस गाइडलाइंस को फॉलो के करने के कारण हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टूड होती है, और यही गाइडलाइंस तो हमें बता रही है कि हमें किसी आइटम को कब मेजर करना है, कब उसका ट्रीटमेंट करना है, कब उसका डिस्क्लोजर करना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और जो ये रीजन दिया हुआ है ना ऊपर वाले का ही रीजन दिया हुआ है, ये सब मेजरमेंट ट्रीटमेंट डिस्क्लोजर ये सब क्या है, गाइडलाइंस ही तो हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और आर का जो रीजन दिया हुआ है वो ऊपर वाले का करेक्ट रीजन दिया हुआ है। ठीक है जी, तो बोथ ए एंड आर आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जी इन द सिचुएशन वेयर लॉ एंड एएस आर इन कॉन्फ्लिक्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ विल प्रीवेल। बिल्कुल जी बिल्कुल, जहां लॉ और एएस में भिन्नता हो गई वहां पर हम लॉ को अप्लाई करते हैं, हमारे लिए लॉ सर्वोपरि है। ये स्टेटमेंट सही है। अब कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दस दे आर टू बी फॉलोड व्हेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। कह रहा है जी जब लॉ और एएस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो एएस को फॉलो करो, ये इस स्टेटमेंट में कह रहा है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अब है जी AR7 एएस आर फ्लेक्सिबल एज इक्वली एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट। देखिए एएस जब आप पढ़ेंगे ना, जो रूल बेस्ड है उसमें ना आपको बता देगा कि आप अपनी, मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड है, चाहे आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकाल लीजिए या स्ट्रेट डाउन मेथड से निकाल लीजिए। फिर आप पढ़ेंगे स्टॉक कैलकुलेट करने के बड़े सारे मेथड है, फीफो लिफो वेटेड एवरेज। बाद की बात है वो ना हर एक आइटम को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो या दो से अधिक रूल बताता है, और वो कहता है इनमें से आप जो मर्जी फॉलो कर लीजिए। तो ये यही कह रहा है जी एएस में ना अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं, और उसमें से आप जो मर्जी फॉलो कर लीजिए, इक्वली एक्सेप्टेबल है। अब आपने जो मर्जी फॉलो तो कर ली। अब कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल बट अकाउंटिंग पॉलिसीज वंस एडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड, शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर।
ठीक है जी। तो ये कह रहा है आपने कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी अडॉप्ट कर ली उसको हर साल वही पॉलिसी अपनाइए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। ऐसा नहीं कि हर साल अपनी पॉलिसी को आप चेंज कर रहे हैं, ऐसा मत होने दीजिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है जी। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। कह रहे हैं जी बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए मेरे समझ में ना, देखिए ये उसने एक फैक्ट बता दिया, ये दूसरा फैक्ट बता दिया, और उसने इस फैक्ट को और यहाँ पे एलाबोरेट कर दिया। तो ये ए भी सही है, आर भी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मेरे समझ में तो इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। ऑथर टू ऑथर कई बार ओपिनियन चेंजेस कर जाती हैं, बुक के अकॉर्डिंगली ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये भी सही है, ये भी सही है, और ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये ऊपर एक ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये एक ही बात कर रहे हैं, एक ही फैक्ट को एलाबोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मैटर ऑफ चॉइस है, आप इसको भी सही मान सकते हैं और इसको भी सही मान सकते हैं। ठीक है जी, ज्यादा इसमें रिजिड नहीं हो सकते हम लोग। 1 घंटा 35 मिनट हो गए हैं। ठीक है जी, मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे।